फ्रेंड्स, ईवीएम के प्रैक्टिस सेशन 4 में आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मॉड्यूल बी को प्रेजेंटली हम लोग कंसिडर कवर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि टाइमली पेमेंट हो जाए वेजेस का वर्कर को। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि अनऑथराइज डिडक्शन जो वेजेस है उसे रोकना। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि हमें जो मिनिमम वेज है उसे फिक्स करना स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के लिए। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि आपको इक्वल रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करना मैन और वुमेन वर्कर के लिए। बताइए दोस्तों, ये मिनिमम वेज एक्ट का क्या मेन पर्पस है। तो दोस्तों, सही जवाब है कि मिनिमम वेज एक्ट नाम में लिखा हुआ है मिनिमम, यानी कि आपको एक इस एक्ट के माध्यम से जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के लिए जो मिनिमम वेज है उसे फिक्स करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कौन सी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है जो कि मैंडेट करती है बोनस पेमेंट टू वर्कर एवरी ईयर रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर। जो हमारा कौन सा एक्ट है वो मैंडेट करता है कि बोनस का पेमेंट जो है वर्कर को हर एक साल। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, ये मैंडेट करता है कि बोनस का पेमेंट जो है वर्कर को मिले हर एक साल, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा की ऑब्जेक्टिव है जॉब इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यदि हम बात करें जॉब इवैल्यूएशन के की ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑप्शन की बात करें, सबसे पहला है ये पता करना कि कितना एम्प्लॉय चाहिए एक किसी जॉब के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना एम्प्लॉय के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इक्वल पे प्रोवाइड करना सभी एम्प्लॉय के लिए, चाहे जॉब कॉम्प्लेक्सिटी कितना भी क्यों ना हो। और ऑप्शन डी कह रहा है कि जॉब को क्लासीफाई करना जॉब के टाइटल्स के बेसिस पर। तो जॉब इवैल्यूएशन का आपका की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जॉब इवैल्यूएशन का की ऑब्जेक्टिव है कि हम एक कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करें अपने एम्प्लॉय के लिए। दिस इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, राइट। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जॉब इवैल्यूएशन के अंदर नहीं आता है। इक्वल पे प्रोवाइड करना दिस डजंट कम अंडर जॉब इवैल्यूएशन। जॉब का क्लासिफिकेशन डजंट कम अंडर जॉब इवैल्यूएशन, रादर टू इस्टेब्लिश अ कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर कम्स अंडर जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब इवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में रैंकिंग मेथड का प्राइमरी एडवांटेज क्या है। तो रैंकिंग मेथड का एडवांटेज आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जॉब को फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करता है एनालिसिस के लिए, एक्यूरेट और डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है, ये आसान होता है समझने में और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये इंश्योर करता है कि सभी जॉब के लिए इक्वल पे हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों, जॉब इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारा रैंकिंग मेथड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ये आसान होता है समझना और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सो दिस इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ रैंकिंग मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो जॉब क्लासिफिकेशन या जॉब ग्रेडिंग मेथड होता है जॉब इवैल्यूएशन का, इसका एडवांटेज क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्यूरेट और डिटेल इवैल्यूएशन मिलता है जॉब के फैक्टर्स का, ये कम सब्जेक्टिव होता है और एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्टेबल होता है, ये पार्टिकुलरली इफेक्टिव होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये रैंकिंग पे बेस्ड होता है इंडिविजुअल फैक्टर फॉर ईच जॉब। तो बता सकते हैं दोस्तों, ये जॉब क्लासिफिकेशन या जॉब ग्रेडिंग मेथड का एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज है कि ये कम सब्जेक्टिव होता है और सारे एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्टेबल होता है, राइट। इट इज लेस सब्जेक्टिव एंड इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द एम्प्लॉय। सो दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ जॉब क्लासिफिकेशन और जॉब ग्रेडिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। आगे देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि जॉब इवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में आपको पता होगा कि जॉब को इवैल्यूएट करने का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम जॉब को इवैल्यूएट करते हैं इस फैक्टर कंपैरिजन मेथड के माध्यम से, तो हम पॉइंट को असाइन करते हैं हर एक फैक्टर को। देखिए, मैं कंसेप्ट भी क्लियर करते चल रहा हूं। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट असाइन करते हैं हर एक फैक्टर को, आप पॉइंट असाइन करते हैं। तो सवाल है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों पॉइंट असाइन किया जाता है। ताकि ऑप्शन ए कह रहा है कि हम जॉब को इंडिविजुअल फैक्टर में ब्रेक डाउन कर ले एनालिसिस के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि हम नंबर ऑफ जॉब ग्रेड डिटरमाइन करें ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन सी कह रहा है कि टोटल कॉम्पेंसेशन को डिसाइड करें जॉब के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि हम जॉब को कंपेयर करें अलग अलग फैक्टर्स पे और उसे रिलेटिव वैल्यू को असाइन करें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में बात करें यूजिंग द फैक्टर कंपैरिजन मेथड, तो पॉइंट को असाइन करने का मेन पर्पस है कि हम जॉब को कंपेयर करें अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर और उनके रिलेटिव वैल्यू असाइन करें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू कंपेयर जॉब्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर एंड असाइन रिलेटिव वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं। एक मेथड है, देखिए, एक तो मैंने आपको बताया अभी फैक्टर कंपैरिजन मेथड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का, उसे हम लोग पॉइंट रैंकिंग मेथड कहते हैं। तो दूसरा मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट रैंकिंग मेथड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा पॉइंट रैंकिंग मेथड होता है जॉब इवैल्यूएशन का, तो उसमें हम लोग सभी सब फैक्टर को पॉइंट असाइन करते हैं किसी भी की फैक्टर के अंदर। उसका पर्पस क्या है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि टोटल कॉम्पेंसेशन को कैलकुलेट करना प्रत्येक जॉब के लिए, फिर डिटरमाइन करना कि जॉब का रिलेटिव सिग्निफिकेंस क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी जॉब को ब्रेक डाउन करना अलग अलग की फैक्टर्स में, और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि जो जॉब के ऑपरेशन का कॉम्प्लेक्सिटी है उसे आइडेंटिफाई करना।
तो दोस्तों ये जो पॉइंट रैंकिंग मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का, इसमें पॉइंट असाइन करने का पर्पस ये है कि हम प्रत्येक जॉब के लिए कॉम्पेंसेशन क्या है ये पता कर सकें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ना फैक्टर कंपैरिजन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग आपको मैंने बताया कि इसमें हम लोग जॉब के लिए कॉम्पेंसेशन राइट इन दिस इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जॉब को अलग अलग फैक्टर्स पे। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, जैसा कि नाम ही है पॉइंट रैंकिंग मेथड, तो पॉइंट रैंकिंग मेथड का मेन पर्पस है कि हम प्रत्येक जॉब के लिए कॉम्पेंसेशन को कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट रैंकिंग मेथड जो जॉब इवैल्यूएशन का मेथड है उसमें क्या एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड, मतलब पॉइंट रैंकिंग मेथड का क्या एडवांटेज है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये कम कॉम्प्लेक्स है और कम टाइम कंज्यूमिंग है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एरर फ्री है और कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी है कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट और इंटरप्रिटेशन को अलाउ करता है। ऑप्शन डी है कि ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जिसके पास बहुत कम जॉब रोल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि जो हमारा पॉइंट रैंकिंग मेथड है ना ये एरर फ्री और कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सब्जेक्टिव जजमेंट की बात करें, रिजल्ट कम, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड्स एन एरर फ्री एंड कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्पा रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कॉम्पा रेशियो पे न्यूमेरिकली पूछा गया था पिछले बार। प्लीज गो थ्रू दिस कॉम्पा रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कॉम्पा रेशियो को कैलकुलेट करने का मेन पर्पस क्या है। एम्प्लॉय के सैलरी के लिए हम लोग कॉम्पा रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस, ताकि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मार्केट के एवरेज से कंपेयर कर सकें, ताकि हम सैलरी रेंज के मिड पॉइंट को डिसाइड कर सकें, ताकि हम टोटल कॉम्पेंसेशन पैकेज को कैलकुलेट कर सकें। हम ये एसेस कर सकें कि कैसे एम्प्लॉय का सैलरी जो है सैलरी रेंज के मिड पॉइंट से कंपेयर होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कॉम्पा रेशियो में यही तो करते हैं, आप प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी को कंपेयर करते हैं सैलरी रेंज के मिड पॉइंट से अपनी पोजीशन के। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ईवीएम के कैप्सूल कोर्स के बारे में बता दूं। ये कैप्सूल कोर्स दोस्तों बनाया गया लास्ट मोमेंट रिवीजन के पर्पस से। वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज, डेली क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू विद वन लाइनर, और इसमें आपको मैं सैंपल एक प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। आप देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट है, और फाइनली एक फॉर्मूला पीडीएफ आप देख सकते हैं दोस्तों। डेली क्विजेज में 72 टेस्ट हैं, और इसमें दोस्तों क्विजेस के फॉर्म में मैंने अरेंज किए हैं, आपको मंथ वाइज मिल जाएगा क्विजेस। और दोस्तों ये सभी के सभी पेजेस से कवर किए गए हैं। प्रत्येक क्विजेज में 15 से 20 क्वेश्चन अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ में अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ, सैंपल पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर्मुला पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप सारा फॉर्मुला को रिवाइज कर पाएं। और ये कोर्स मात्र 75 रुपीज़ में आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप जाके ऐप को इंस्टॉल करें और इस पार्टिकुलर कोर्स में इन्वॉल्व हो जाएं। अगले 5 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है ईवीएम के पर्सपेक्टिव में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉम्पा रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इनकम्बेंट्स का जो कैटेगरी है वो 96 से 103 में फॉल करता है, इस रेंज में फॉल करता है। न्यू इनएक्सपीरियंस इनकम्बेंट, ऑप्शन बी कह रहा है कि आपका अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मिंग इनकम्बेंट, ऑप्शन सी है फुल्ली कॉम्पिटेंट परफॉर्मर, ऑप्शन डी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। दोस्तों इसका सही जवाब है फुल्ली कॉम्पिटेंट परफॉर्मर। तो 103 से लेकर 96 से लेकर 103% के रेंज में जो इनकम्बेंट कैटेगरी फॉल करता है उसे हम लोग कहते हैं फुल्ली कॉम्पिटेंट, राइट, फुल्ली कॉम्पिटेंट परफॉर्मर। प्लीज गो थ्रू दिस वंस मोर। दोस्तों मेन ड्रॉबैक क्या है फिक्स लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन सिस्टम का। कॉम्पेंसेशन सिस्टम का एक टाइप होता है, इसको कहते हैं फिक्स लेवल। उसका मेन ड्रॉबैक क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें हमारा कॉम्पेंसेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के बीच में। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये मोटिवेट करता है हाई परफॉर्मर को कि वो फर्दर एक्सेल करे। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये मार्केट कंडीशन को कंसिडर नहीं करता जब कॉम्पेंसेशन को फिक्स किया जाए। ऑप्शन डी कह रहा है कि एडिक्वेट मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करता हाई परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पे मेडियोक्रिटी में रिजल्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा फिक्स लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन सिस्टम है ये एडिक्वेट मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करता हाई परफॉर्मर के लिए, और यहाँ पे मेडियोक्रिटी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कॉम्पेंसेशन सिस्टम का टाइप है जो कि फिक्स लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन एज्यूर करता है और एडिशनल कॉम्पेंसेशन भी प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ऑप्शन है हमारे पास फिक्स लेवल, वेरिएबल लेवल, मिक्स लेवल और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो दोस्तों बताइए क्या सही जवाब है इसका। कॉम्पेंसेशन सिस्टम का टाइप पूछा जा रहा है जो कि फिक्स लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन को एज्यूर करेगा और प्रपोज करेगा एडिशनल कॉम्पेंसेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पर। सो द टाइप करेक्ट आंसर इज मिक्स कॉम्पेंसेशन सिस्टम। ठीक है, मिक्स कॉम्पेंसेशन लेवल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो फ्लेक्सिबल कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करने का पर्पस क्या है, जिसमें कैफेटेरिया या मेनू ऑप्शन रहता है, ताकि एम्प्लॉय को फिक्स और स्टैंडर्ड सैलरी पैकेज मिले, अलाउ करें एम्प्लॉय को कि वो डिसाइड करे अपने बेसिक सैलरी और बेनिफिट एलोकेशन को, टैक्स बेनिफिट को रिस्ट्रिक्ट करें एम्प्लॉय के लिए, और एक ट्रेडिशनल वेज स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। बताइए दोस्तों ये फ्लेक्सिबल कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करने का क्या पर्पज़ है। तो दोस्तों सही पर्पज़ ये है हमारा कि हम एम्प्लॉय को अलाउ करें कि वो अपने बेसिक सैलरी डिसाइड करे, अपना बेनिफिट एलोकेशन डिसाइड करें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के प्रोसेस में स्टेप 6 में क्या आता है। आप देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट।
कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में। तो सबसे पहला है कि एक सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस को कंडक्ट किया जाए एक्सेल में, एक मार्केट पे लाइन को क्रिएट किया जाए बेस्ड ऑन जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट। नेक्स्ट है कि प्रेडिक्टेड बेस पे को कैलकुलेट किया जाए फॉर ईच बेंचमार्क जॉब। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंबाइनिंग बेंचमार्क जॉब दैट आर कंपेरेबल फॉर पे पर्पज। तो दोस्तों ये जो कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होता है ना, इसमें स्टेप 6 आता है हमारा कि हम प्रेडिक्टेड बेस पे को कैलकुलेट करें प्रत्येक बेंचमार्क जॉब के लिए। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान है उसमें 3 नीड्स क्या होते हैं जो कि मैकग्रेगर ने मेंशन किया है जिसको मीट करना है हमें। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान में 3 ज़रूरत क्या होती हैं जो कि मैकग्रेगर के अनुसार मीट करना ज़रूरी है। तो पहला है डेवलपमेंटल, जजमेंटल एंड इन्फॉर्मेशनल, डेवलपमेंटल, जजमेंटल एंड मोटिवेशनल, डेवलपमेंटल, जजमेंटल एंड काउंसलिंग, डेवलपमेंटल, जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों जो 3 नीड्स होता है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान मीट करती है वो है हमारा द 3 आर। इसका मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। ये आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट, डेवलपमेंटल, जजमेंटल एंड मोटिवेशनल। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का, नहीं है पूछा गया है। आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड, मोटिवेटिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री ऑफ एम्प्लॉय इक्विपमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एम्प्लॉय अबाउट देयर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही जवाब है मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री ऑफ एम्प्लॉय इक्विपमेंट। बाकी जो हमारा एम्प्लॉय के नीड्स, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसे मीट करना, ये तो है। हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ये भी है हमारा ऑब्जेक्टिव। फीडबैक प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस के बारे में, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। बट ये जो है कि इन्वेंट्री मेंटेन करना एम्प्लॉय के इक्विपमेंट का, दिस डजंट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ऑब्जेक्टिव। So the next question that we have, you can see that which one of the following is the uses of performance appraisal system। एक तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बताया, अब यूज़ की बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक कंपटीशन को क्रिएट करना एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के पर्सनल इशू को हाईलाइट करना, इंडिविजुअल और ग्रुप डेवलपमेंट को मेंटेन करना, और लास्ट ऑप्शन है कि जॉब कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना एम्प्लॉय के लिए। तो बताइए कौन सा यूज है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का। तो दोस्तों यूज़ की बात करें तो इंडिविजुअल को मेंटेन करना, ग्रुप डेवलपमेंट को मेंटेन करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेप क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में पहला स्टेप बता दीजिए। पहला ऑप्शन को देख लेते हैं, इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, चूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एम्प्लॉय। तो दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट स्टेप इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा मेथड होता है जिसका फोकस होता है कि जॉब अचीव किया जाए रादर देन पर्सनैलिटी ट्रेट। बताइए दोस्तों कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा मेथड है जिसका फोकस होता है कि हम जॉब को अचीव करें रादर देन पर्सनैलिटी ट्रेट। ऑप्शन है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, फ्री फॉर्म इजी मेथड, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। बताइए कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है जिसका फोकस होता है जॉब अचीवमेंट। तो जॉब अचीवमेंट वाला जो फोकस है वो होता है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन को देखते हैं कि एम्प्लॉय को रैंक करना उनके पर्सनालिटी के बेसिस पे, एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना कंपैरिजन टू ईच अदर, एम्प्लॉय के जॉब अचीवमेंट को एसेस करना, एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना। तो दोस्तों ये जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय को दूसरे के कंपैरिजन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कौन सा ट्रेडिशनल अप्रेजल मेथड है जिसमें हम 2 एम्प्लॉय को कंपेयर करते हैं एक ही समय में और उनके ओवरऑल रैंकिंग को डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ईच एम्प्लॉय वाज प्रीफर्ड इन कंपैरिजन। यानी दोस्तों सबसे पहले तो हम 2 एम्प्लॉय को कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद उनकी ओवरऑल रैंकिंग को डिसाइड किए, और किस बेसिस पे डिसाइड किया रैंकिंग को कि कितने बार प्रत्येक एम्प्लॉय को प्रीफर्ड किया गया कंपैरिजन में। ऑप्शन है फ्री फॉर्म इजी मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, कंपैरिजन मेथड, ग्रुप अप्रेजल मेथड। दोस्तों इसका सही जवाब है कंपैरिजन मेथड। नाम में ही लिखा हुआ है कि ये जो हमारा कंपैरिजन मेथड होता है इसके अंदर आप 2 एम्प्लॉय को कंपेयर करते हैं एक समय पे और उनके ओवरऑल रैंकिंग को डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ईच एम्प्लॉय वाज प्रीफर्ड इन कंपैरिजन। दोस्तों ग्राफिक या लीनियर रेटिंग मेथड का क्या ड्रॉबैक है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये सब्जेक्टिव होता है, ये पर्सनल क्वालिटी को कंसिडर नहीं करता, ये एज्यूम करता है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। दोस्तों ये जो ग्राफिक या लीनियर रेटिंग मेथड है ना, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो है हमारा एज्यूम करता है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड का क्या ड्रॉबैक है। देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ आपके बुक में दे रखे हैं और बुक से एक एक क्वेश्चन को बनाया गया है। यदि आप इस तरह के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं रियल टाइम में, 15 आपको मैं बता दूं 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे पास, तो आप हमारे मॉक टेस्ट कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड का ड्रॉबैक क्या है, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इट कैन ओनली मेजर ह्यूमन वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी। तो ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि ये केवल मेजर करता है ह्यूमन कैपिटल के वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है जिसमें आप एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं बेस्ड ऑन क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। यानी दोस्तों जो हमारा क्रिटिकल इंसिडेंस होता है इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस का, इस बेसिस पे कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है इसमें आप एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं। असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, BARS। तो BARS एक मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जिसमें आप एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं बेस्ड ऑन क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ इफेक्टिव एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा 360 डिग्री अप्रेजल होता है उसके अंदर क्या होता है। एम्प्लॉय को रेटिंग देना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, केवल सीनियर मैनेजर को इन्वॉल्व करना अप्रेजल प्रोसेस में, एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय को रेट देना अपने परफॉर्मेंस पे, इन फीडबैक गैदर करना अलग अलग सोर्स से, सीनियर से, कलीग से, सबऑर्डिनेट से, सप्लायर से, कस्टमर से। सही जवाब यही है हमारा कि सभी सोर्सेज से फीडबैक गैदर करना। ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सीनियर्स, कलीग, सबऑर्डिनेट, सप्लायर एंड कस्टमर। हमारा जो 720 डिग्री अप्रेजल मेथड होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है, परफॉर्मेंस को मेजर करना सेल्फ असेसमेंट से, फिर फाइनेंशियल रिवार्ड प्रोवाइड करना डायरेक्टली जो कि परफॉर्मेंस से लिंक हो, एम्प्लॉय को गाइड करना अप्रेजल के बाद, फिर फीडबैक प्रोवाइड करना, अप्रेज करना परफॉर्मेंस को वन टाइम असेसमेंट में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि हमें एम्प्लॉय को गाइड करना अप्रेजल के बाद और फीडबैक प्रोवाइड करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेज क्या है 3 पार्ट अप्रेजल सिस्टम का जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है सर्विस इंडस्ट्री में। तो 3 पार्ट अप्रेजल सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये अलाउ करता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में और मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस पे। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा वर्क प्लेस पे। क्यों कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज और रिजॉल्व किया जाएगा, ताकि कंप्लीट अवॉइड कर सके सारे कॉन्फ्लिक्ट को एम्प्लॉय के बीच में, ताकि कंपटीशन को बढ़ा सके और प्रोडक्टिविटी को ड्राइव कर सके एम्प्लॉय के बीच में, ताकि एक पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकें और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को प्रिवेंट कर सकें, ताकि ओपन एक्सप्रेशन ऑफ डिफरिंग ओपिनियन को इंकरेज कर सके एम्प्लॉय के बीच में। तो कॉन्फ्लिक्ट को क्यों मैनेज किया जाना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाने का पीछे रीजन है कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को प्रिवेंट करना। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट का जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो क्या क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी वर्कप्लेस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। पहला है कि डाइवर्सिटी घटता है, एम्प्लॉय के बीच में लिमिटेड ऑप्शन मिलता है, इमोशनल वेलबींग और टीम वर्क इंप्रूव होता है, प्रोजेक्ट आउटकम इंप्रूव होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी घटता है, एब्सेंटिज्म घटता है, इमोशनल स्ट्रेस घटता है। तो दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी घटता है, एब्सेंटिज्म घटता है और इमोशनल स्ट्रेस घटता है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है कि हम एक वर्कप्लेस कल्चर को डेवलप करें जो कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें एम्प्लॉय के बीच में। पहला है कि इट एनकरेज कॉम्पिटिशन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी अमंग एम्प्लॉय, इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू क्रिएट अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट, इट फोकस ऑन फॉस्टरिंग फेयरनेस, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग एम्प्लॉय, इट एनकरेजेज एम्प्लॉय टू ऑलवेज एग्री ऑन एवरीथिंग। तो ये एक वर्कप्लेस कल्चर को डेवलप करने का जो प्रोसेस सिग्निफिकेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है दोस्तों कि हम इसका फोकस होता है कि हम फेयरनेस, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फॉस्टर करें अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकलीन के डेफिनेशन के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है वो किस तरह की सिचुएशन से अराइज होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का कारण क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है कि सिचुएशन जिसमें फिजिकल हार्म हो, सिचुएशन जिसमें शेयर्ड गोल और डिज़ायर हो, सिचुएशन जिसमें अपोजिंग इनकम्पैटिबल गोल हो या नीड्स हो, सिचुएशन हो कंप्लीट एग्रीमेंट का और अंडरस्टैंडिंग का। तो मैकलीन के डेफिनेशन के अनुसार हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज होने का बेसिक कारण है सिचुएशन विद अपोजिंग इनकम्पैटिबल गोल और नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉमन रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल या तो अवॉइड करे सिचुएशन को या बैटल में इंगेज हो। कोलैबोरेटिव अप्रोच, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, कॉन्फ्रंटेशन बिहेवियर और एस्केपिस्ट एटीट्यूड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स। तो जो कॉमन रिस्पॉन्स होता है कॉन्फ्लिक्ट का उसे हम लोग फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल या तो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं या बैटल में इंगेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या है अनरिजॉल्व वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कोई मान लीजिए कोई अनरिजॉल्व वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, इंप्रूव टीम मोरल, डिक्रीज एब्सेंटिज्म, डिसरप्शन ऑफ हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी। सही जवाब है इसका डिसरप्शन ऑफ हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी एक कॉन्सिक्वेंस है अनरिजॉल्व वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए दोस्तों कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें फंडामेंटल डिफरेंस होता है लाइफ एक्सपीरियंस, कल्चर, आइडेंटिटीज, वैल्यूज, बिलीफ में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों फंडामेंटल डिफरेंस होता है लाइफ एक्सपीरियंस में, कल्चर में, आइडेंटिटीज़ में, वैल्यूज़ में और बिलीफ में। इसमें ये पॉलिटिक्स, रिलीजन, एथिक्स सब एरिया को इंक्लूड किया जाता है। किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि इंडिविजुअल के अंदर होता है, जहाँ पे उसके बहुत सारे रोल जो है इक्वल अटेंशन डिमांड करते हैं, लेकिन टाइम एंड रिसोर्स इनएडिक्वेट होता है उसको सब कुछ को फुलफिल करने में। गोल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट। सही जवाब है इसका रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब किसी इंडिविजुअल जब उसके बहुत सारे रोल डिमांड करते हैं इक्वल अटेंशन, लेकिन टाइम एंड रिसोर्स इनएडिक्वेट होता है सभी को फुलफिल करने में। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशन से अराइज होता है कि कैसे एक रोल को प्ले किया जाए जिससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सेम रोल में। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, रोल पर्सन कॉन्फ्लिक्ट। सही जवाब है इसका इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वन पॉसिबल वे टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम पर्सनैलिटी क्लैश इन द वर्क प्लेस। यानी वर्क प्लेस में जो पर्सनैलिटी क्लैश आता है उसको अवॉइड करने का एक पॉसिबल तरीका क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को प्रमोट करें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एम्प्लॉय को इनकरेज करें कि वो कम्युनिकेशन को अवॉइड करें एक दूसरे से, डिफरेंट टास्क प्रोवाइड करें एम्प्लॉय को अलग अलग क्लैशिंग पर्सनैलिटी का, इनकरेज करें कि समझे एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इनकरेज किया जाए समझने का और एक्सेप्टेंस का अलग अलग अप्रोच का वर्क का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो ये था हमारा आज का सेशन। धन्यवाद।